जो मेरे रिश्ता आया था जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, तो उनको मैंने सब कुछ बता रखा था कि मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ करना है। तो उस टाइम पे तो उन्होंने साफ बोल दिया कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। फिर मैंने अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से डिस्कशन किया था कि अब आगे क्या करना था। अब तो बस ये तेरे पेट में जो बच्चा है, 6 मंथ तू प्रेग्नेंट है, इस बच्चे को पैदा कर, इसको पाल, बस अब मुझे तेरे को कहीं पे भी जॉब पे नहीं जाने देना। और जब डिलीवरी हुई थी तब भी वो लोग देखने नहीं आए थे। उन्होंने तो उसी दिन से दूसरी लड़की देखना स्टार्ट कर दी। तो फिर उसी टाइम पे मैंने सोच लिया कि अब तो मुझे यूपीएससी क्रैक करना ही करना है। मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी और मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो मेरा पूरा फ्यूचर करियर था और एक मेरे पास शादी थी। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने फ्यूचर को, करियर को दी। क्यों दी, इसके बारे में मैं अपनी कहानी में पूरा आपको बताऊँगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता जाट, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। अभी एट प्रेज़ेंट मेरा 2025 में ऑल इंडिया 23 रैंक में सिलेक्शन हुआ है। यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसके थ्रू। मेरा जन्म आज के 30 साल पहले सुहाना गांव में हुआ था, जहां पे लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता था। बट पता नहीं क्यों मुझे स्टार्टिंग से ही पढ़ने का शौक़ था। उस टाइम पे तो नहीं पता था कि क्यों शौक़ था, बट था। तो मैंने अपने फादर से बोला कि मुझे पढ़ना है। और जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे बाल विवाह आज भी बहुत कॉमन है। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थे। तो फिर मेरे पापा को उस टाइम पे रिश्तेदारों का प्रेशर वगैरह भी रहते थे हमेशा ही, सगाई कर दो, शादी कर दो। बट पापा ने बोला कि नहीं, मेरे को इसको पढ़ाना है। तो मेरे पापा ने वहीं पे गवर्नमेंट स्कूल थी गांव में ही, वहाँ पे मेरा एडमिशन करवा दिया था। वहाँ से मैंने 10th पास कर ली थी। उसके बाद में मुझे था कि अब डॉक्टर बनना है। तो अब डॉक्टर बनने के लिए वहाँ साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट गाँव में थी नहीं। तो वहाँ पे फिर मेरे को सिटी, शहर में जाना था। तो अब शहर में जाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजना वो तो बड़ा ही मतलब उनके लिए था कि कैसे भेजें, नहीं भेज सकते हैं। बट फिर भी पापा ने बोला कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो इसको मैं पढ़ाऊँगा। कब किसी की बात नहीं मानी, ना रिश्तेदारों की, कुछ भी। फिर उन्होंने मुझे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ मेरी 11th और 12th हो गई। फिर उसके बाद में कोचिंग के लिए जाना था, पीएमटी की कोचिंग के लिए। तो उस टाइम पे भीलवाड़ा में कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं था, तो उसके लिए मुझे कोटा जाना था। तो कोटा जाने के लिए अब ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना, और छोटी सी लड़की को, जहाँ उस गांव में आज तक कोई लड़की भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ही पढ़ने नहीं गई, तो उसको कोटा भेजना बहुत बड़ा था। बट फिर भी पापा ने तो कभी किसी की बात नहीं सुनी और हमेशा सपोर्ट किया। फिर मेरे पापा मेरे साथ गए, वहाँ पे एलन इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मेरा एडमिशन करवाया। वहाँ पे मैंने 2 साल तक कोचिंग करी। फिर मेरा फाइनली पीएटी में ऑल इंडिया 27 रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया था। तो मेरा इसमें डॉक्टर में एडमिशन हो गया था। तो उस टाइम पे मेरे पापा को इतनी खुशी हुई जब मेरा ऑल इंडिया 27 रैंक आई थी। तो उनके चेहरे पे ये खुशी थी, इतनी पूरी रात भर वो खुशी से सोए नहीं थे। और हम दोनों बातें ही कर रहे थे, क्योंकि गाँव में भी सब बोल रहे थे कि तुम्हारी बेटी का तो डॉक्टर में हो गया, डॉक्टर में हो गया, ऐसे करके बहुत खुश थे। मेरी अच्छी रैंक थी, तो मेरे को जो मतलब पूरा इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज था, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। फिर वो मेरा 5.5 साल की जर्नी थी, वो मेरी चली। उस टाइम पे मेरा फाइनल था डॉक्टर का और इंटर्नशिप बची थी। तो रिश्ते मेरे काफ़ी आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी एज ऑलमोस्ट 24-25 ऐसे हो गई थी। और ये तो बहुत बड़ी एज थी, क्योंकि हमारे वहाँ तो इतना तक सिस्टम था कि 8 साल, 10 साल, 12 साल ऐसे ही शादी कर देते थे। बट फिर भी पापा मेरे टीचर थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सबसे पहले बेटी को पढ़ाना है, इसके पैरों पे खड़ा करना है, फिर उसके बाद में देखेंगे। तो उस टाइम पे फिर ऑलमोस्ट देख भी रहे थे, तो पापा को ऐसे था कि ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो इसका पीजी में हो जाएगा। तो फिर वो लास्ट टाइम था, तो फिर मैं तैयारी कर रही थी, मेरी तैयारी भी काफ़ी अच्छी थी। तो उस टाइम पे इतना, जब मेरे पापा थे, तो वो जो लास्ट टाइम था वो हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे भाई की भी जॉब लग गई थी पुलिस कांस्टेबल में, वो भी ट्रेनिंग पे चला गया था। और उसी टाइम पे उसके बच्चा भी हो गया था, और पापा को पूरा था कि इसकी डॉक्टरी भी अब कंप्लीट हो गई और 2-3 महीने बाद इसका पीजी का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी इसका सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरे मामा जी का फ़ोन आता है सुबह 4 बजे, वो बोलते हैं कि बड़े पापा बहुत बीमार है, तो अभी के अभी फटाफट आ जा। तो मैं सुबह फटाफट से गई वहाँ पे, जो भी मुझे बस मिली वो लेके मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने देखा बाहर, मेरे घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? फिर अंदर जाके देखा तो मेरे पापा ख़त्म हो गए थे। फिर मैं पूछा कि मेरे से झूठ क्यों बोला आपने? मुझे क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने बोला कि हमें पता है कि तू अपने पापा से कितना प्यार करती है,
तेरे लिए तेरे पापा ही सब कुछ है। आज तू यहाँ है तो उन्हीं की वजह से। हमने कितनी बार बोला कि इसकी शादी कर दो, कुछ भी कर दो, फिर भी उन्होंने तेरे लिए इतना स्टैंड लिया और तू भी उनसे इतना ही प्यार करती थी, तो इसलिए हमने तेरे को बताया नहीं, क्योंकि हम तुझे वहीं बता देते तो तू यहाँ पे आ ही नहीं पाती, इसलिए नहीं बताया। फिर उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। सब कुछ एक तरह से लगा था कि सब कुछ जो पापा के सपने थे, जो इतने सालों से मैंने पढ़ाई की थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। और पापा एक्सपायर हुए तो उसके 1 महीने बाद मेरा पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम था, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, बट मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो उस बीच में गुरुजी का काफ़ी बार फ़ोन भी आया था, तो मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि सर का फ़ोन भी नहीं उठाया मैंने। फिर 5-6 दिन जब मेरे एग्ज़ाम के बचे थे, तब मेरे जो गुरुजी थे जयपुर वाले, जिनसे मैं कोचिंग ले रही थी, त्रिवेंद्रम शर्मा सर से, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपको जयपुर आना और एग्ज़ाम देना है। बट मैंने सर से बिल्कुल मना कर दिया कि सर मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि यहाँ आके एग्ज़ाम दे पाऊँ। बट सर ने बोला कि नहीं, तुम्हें एग्ज़ाम देना, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, पूरे साल भर पढ़ा, और तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, और मेरे कहने पे ही तुम आ जाओ, और तुम्हारे पापा का सपना है, ये तुम्हें पूरा करना है, और मुझे बिलीव हो कि तुम करोगी। फिर उनके कहने पे मैंने हिम्मत करके फिर मैं एग्ज़ाम देने गई, और फिर फाइनली मेरा ऑल इंडिया में 30 रैंक से सिलेक्शन हुआ। और पीजी में जब सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में मुझे पता चला कि यूपीएससी के थ्रू भी मेडिकल ऑफिसर बनते हैं, तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया था और मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम क्लियर हो गए थे, और मेरा इंटरव्यू का कॉल लेटर मेरे पास था। तो उस टाइम पे मेरे पास रिश्ते आने लग गए थे, और उस टाइम पे क्या हुआ कि कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से इंटरव्यू थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, तो हो नहीं पाया था। तो रिश्ते आए थे, तो जो मेरे रिश्ता आया था जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, तो उनको मैंने सब कुछ बता रखा था कि मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ, मेरे पापा का सपना है, तो मुझे कुछ करना है। तो उस टाइम पे तो उन्होंने साफ बोल दिया कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट यूपीएससी का मतलब एक बहुत बड़ी ब्रांड है, तो उन लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी, जब उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी जॉब है, समझा नहीं, और मेरे को इजाज़त दे दी कि हमें कोई दिक्कत नहीं, तेरा ऑल इंडिया में कहीं पे भी सिलेक्शन हो हम जाने देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे जॉब करनी है, फिर मैंने यस कर दी। फिर ऐसे करके हमारी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद में अनफॉर्च्यूनेटली फिर मेरा दिसंबर में इंटरव्यू हुआ, वो नहीं निकला। तो फिर अब मैंने बोला कि अब क्या करना है, तो अब एक वो ही चांस था कि या तो फिर पीजी कंप्लीट करके अपना हॉस्पिटल खोलो, और या फिर अपना आगे का प्लान करो, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह पे ज्वाइन करो। वही चीज़ था, क्योंकि यूपीएससी कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, और शादी के बाद इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और लड़की कितना कहाँ तक मैनेज करेगी? उसको पढ़ना भी होता है, सब कुछ करना होता है। तो फिर वैसे करके फिर मेरा पीजी कंप्लीट हुआ। फिर मैंने अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से डिस्कशन किया था कि अब आगे क्या करना था। तो उन्होंने ऐसे बोला कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चा है, हमें बच्चे में भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हमें बेटा ही चाहिए, क्योंकि जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती थी उनकी मेंटलिटी यही है कि बेटा है तो सब कुछ है। तो वैसे करके उन्होंने बोला, मैंने कहा कोई नहीं, अब देखते हैं, जो भगवान की मर्ज़ी, जो होगा जो देखा जाएगा। तो मैं उनकी बातों में आ गई। इसके बाद में मेरे पास एक और ऑप्शन था, जहाँ पे मुझे जाना नहीं था, घर बैठ के ही मुझे ऑनलाइन ही पढ़ाना था बच्चों का। तो फिर उसके लिए फिर वो घर वाले रेडी हो गए थे, बोले कि हमें कोई दिक्कत नहीं, तू घर बैठ के पढ़ा, ऑन पेपर जॉइन कर, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं भी उनकी बातों से एग्री हो गई, और मैंने ऑन पेपर राजस्थान में अकलेरा कॉलेज जॉइन कर लिया था, और जॉइन हो गया मेरा, अक्टूबर में हो गया था, और नवंबर में मुझे बच्चा भी कंसीव हो गया था, और मैं इस ड्यूरेशन में अपने ससुराल ही रह रही थी। फिर उन वाले कॉलेज वालों का था कि 6 मंथ पे कॉलेज में ही विजिट आई हुई थी, तो विजिट के लिए मुझे जाना था। तो वहाँ से मेरे पास कॉल आ रहे थे कि मैडम 2 दिन की विजिट है, 2 दिन को लिए आपको वहाँ पे ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको विजिट करवानी पड़ेगी, आपने क्या क्या काम किया क्या नहीं किया वो सब इनको बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा, बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगी। फिर मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे ऐसे जाना है, तो मेरे हस्बैंड ने उस दिन साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, अब तो बस ये तेरे पेट में जो बच्चा है, 6 मंथ तू प्रेग्नेंट है, इस बच्चे को पैदा कर, इसको पाल, बस अब मुझे तेरे को कहीं पे भी जॉब पे नहीं जाने देना। तो यहीं से हमारा असली झगड़ा स्टार्ट हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि जब ऐसा था, तो जब आपने मेरे से सगाई करी थी उस टाइम पे मना कर देते कि मुझे सिर्फ हाउसवाइफ ही चाहिए, तो मेरी लाइफ क्यों ख़राब करी, मुझसे क्यों शादी करी? आपको जब 5 बजे खाना बनाने वाली लड़की ही चाहिए थी, तो आपके पास तो हज़ार ऑप्शन थे, मेरे साथ इस तरह से नहीं करना था ना। तो फिर वो साफ मना कर दिए, जबकि उनके नेक्स्ट दिन छुट्टी भी थी, तो वो मेरे साथ आराम से चल के विजिट करवा के आ सकते थे, फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ नहीं जा रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे मेरे घर छोड़ दो, पियर छोड़ दो,
तो वहाँ या तो मैं, क्योंकि मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, मेरा बीपी भी बहुत हाई हो रखा था, शुगर भी बहुत बढ़ रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, क्योंकि मेरा पूरा करियर था, क्योंकि मैं अपने करियर को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैंने इनके लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया, मैंने कॉलेज जॉइन नहीं किया, मैंने हॉस्पिटल जॉइन नहीं किया, फिर मैंने दूसरा ऑप्शन देखा कि मेरे पास ऑनलाइन का एक ऑप्शन है, तो मैंने उनको इनके लिए प्रेफ़रेंस दिया कि चलो कोई बात नहीं, इनके पास रहूँगी, बच्चा भी हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा और मेरा एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होगा। तो मैंने बोला कि आपने मेरे से झूठ क्यों बोला? मेरे साथ धोखा क्यों किया? आप साफ मना कर देते तो मैं यहाँ आती नहीं और ये बच्चा ही प्लान नहीं करती। मेरी तो लाइफ़ खराब हो गई जो हो गई, इस बच्चे की भी लाइफ़ खराब हो गई ना। बट वो तो माने ही नहीं। फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, मुझे मेरे घर छोड़ दो। फिर उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। तो मतलब वो दिन था 20 अप्रैल 2023 का दिन था, जब वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के चले गए और मुझे मेरे घर पे छोड़ के जाने के बाद में उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया जाके। उसके बाद में आज तक ना तो उनके मेरे पास कभी कॉल आया, ना मैसेज आया कि मैं कैसे हूँ, किस हालत में हूँ, क्या कर रही हूँ, कोई मतलब नहीं। उन्होंने तो उसी दिन से दूसरी लड़की देखना स्टार्ट कर दी कि हमें तो अब ऐसी लड़की चाहिए जो हमें एज़ ए हाउसवाइफ़ हमारे घर पे रहे, हमारी सेवा करे। तो मैंने कहा यार मेरी लाइफ़ के साथ क्यों खेला आप लोगों ने इतना बड़ा, क्यों मेरे साथ, जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, मैं इतना पेन में थी, मेरा बार-बार मन कर रहा था कि मैं मर जाऊँगी, बार-बार मन कर रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करूँ, बट कैसे करूँ कि उन्होंने तो मुझे ब्लॉक ही कर रखा था और मेरी गलती इतनी थी कि मैं जॉब करना चाहती थी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और जब डिलीवरी हुई थी तब भी वो लोग देखने नहीं आए थे। डिलीवरी भगवान की दया से नॉर्मल हो गई थी, बट बच्चा प्रीमेच्योर हुआ था, तो वो आईसीयू में चला गया था। तो उसके बाद में उनके घर वालों को और उनको काफ़ी कॉल किए, फिर भी वो बच्चे को ही देखने नहीं आए थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा यार कैसे इंसान है कि अपना खुद की औलाद है, उसको देखने तक नहीं आए, तो कल को मुझे कुछ भी हुआ, मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा और भी कुछ स्ट्रगल आया तो वो मेरी तो क्या ही हेल्प करेंगे। उसके बाद में फिर मैं डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि लोगों के भी बहुत ज़्यादा ताने आ रहे थे। मेरे पापा के ऊपर लांछन लगा रहे थे, मेरी मम्मी के ऊपर लांछन लगा रहे थे और जितना गंदा वर्ड वो लोग यूज़ कर सकते थे, बोल सकते थे, उतना गंदा बोल रहे थे। मेरे पापा के करैक्टर पे उँगलियाँ उठा रहे थे कि उनमें संस्कार नहीं है, उन्होंने अपने बेटी को संस्कार नहीं दिए। माँ को बोल रहे थे इसको कुछ नहीं सिखाया, इसको कुछ नहीं किया, ऐसे करके जिस लेवल पे गिर सकते थे उस लेवल पे गिर रहे थे और वो ताने मैं खुद अपने कानों से सुन रही थी। तो फिर उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि आज तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इनको कुछ भी बोलने का और मुझे कैसे भी करके एक दिन इनको जवाब देना है। तो फिर उसी टाइम पे मैंने सोच लिया कि अब तो मुझे यूपीएससी क्रैक करना ही करना है। तो उसके बाद में मेरा बच्चा था, बहुत छोटा था, फिर घर में 3 बच्चे थे, 2 मेरे भाई के और थे, तो घर में रह के पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और बच्चा 6 महीने का भी नहीं हुआ था। तो जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो मैं लाइब्रेरी जाने लगी। तो मेरे इस स्ट्रगल के साथ में जितनी मेहनत मैंने करी उससे 5 गुना या 10 गुना ज़्यादा मेहनत मेरी माँ ने मेरे लिए करी और मेरे बच्चे के लिए करी है। मैं 5 बजे उठती थी, 5 ही बजे मेरी कोचिंग का टाइम होता था, मैंने ऑनलाइन ही जॉइन करा था क्योंकि मेरे पास छोटा-सा बच्चा था, तो मतलब मेरा बाहर जाके ऑफ़लाइन कोचिंग लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो 5 बजे ही मेरा कोचिंग है, 5 बजे ही मेरे बच्चे का उठने का टाइम और 5 बजे ही मेरी माँ के लिए गायों-भैंसों का दूध निकालने का टाइम था। तो वो टाइम बहुत मुश्किल था कि उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासें होती थी, उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं होती थी। तो अगर उस टाइम पे आपने छोड़ दिया तो फिर वो क्लास गई। बट फिर भी मेरी माँ ने उस टाइम पे मेरे लिए इतना किया ना, शायद मैं वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। मेरी माँ 5 बजे मेरे बच्चे को अपने साथ दूध निकालने के लिए लेके जाती थी। उस टाइम पे सर्दी थी, चाहे कुछ भी था, कितनी सर्दी थी, कितनी बारिश थी, कुछ भी था, फिर भी अपने साथ लेके जाती थी। बट मुझे बोलती कि नहीं बेटा तुझे पढ़ना है तू पढ़, बस तूने सोच लिया ना कि तुझे यूपीएससी निकालनी है मतलब निकालनी ही है और मैं तेरे साथ हूँ। तो वैसे करके मेरे को 5 बजे की क्लास मुझे मिल जाती थी और फिर मैं पढ़ के जैसे ही वो क्लास खत्म होती थी मेरी 6:30 पौने 7 बजे, तो उस क्लास को ख़त्म करके बच्चे को दूध-वूध पिला के और मैं नहा धो के 7 साढ़े 7 बजे तक लाइब्रेरी चली जाती थी। साढ़े 7 बजे लाइब्रेरी जाने के बाद में मेरा सिर्फ़ वहाँ पे पढ़ने का ही काम रहता था। उस ड्यूरेशन में मम्मा मेरी आती थी हर 2 घंटे में, बच्चे को फीडिंग करवाती थी, फिर वापस आती थी, ऐसे जाके कर रहता था। फिर मैं रात को 10:30 या पौने 11 बजे आती थी। जब मैं आती थी तो गली मोहल्ले की जो औरतें थी, वो भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर करती थी, बहुत टोंट कसती थी, बहुत
बहुत ताने देती थी कि एक नन्हे से बच्चे को छोड़ के जा रही है, मतलब कैसे बच्चे, कितनी ये मतलब निर्दय है, कैसा इसका हार्ट है, कैसी लड़की है जो अपने बच्चे को छोड़ के जाए। बट उस टाइम पे मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस मेरा यही था, मैंने यही सोचा कि ये जो कर रही हूँ मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, कि आज का मेरा स्ट्रगल है बट पूरी लाइफ अगर मेरा यूपीएससी में हो गया तो मैं मेरे बच्चे को बेटर से बेटर भविष्य दे पाऊँगी। फिर मैं तो लाइब्रेरी चली जाती थी, फिर उस ड्यूरेशन में मैं तो किसी से कोई बात नहीं करती थी। मैंने ऑलमोस्ट सबके कॉल अटेंड करना सबके बंद कर दिया था, चाहे कितनी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड का कॉल आए, कितने ही मतलब रिलेटिव का फ़ोन आए, मैं किसी का ही नहीं उठाती। फिर धीरे-धीरे सबको पता चल गया कि अब ये हमारा फ़ोन उठाएगी नहीं, तो मैंने बिल्कुल उस ड्यूरेशन में सिर्फ़ पढ़ाई ही करी थी। और उसके उस टाइम पे मेरा डाइवोर्स भी चल रहा था, तो वो कंडीशन भी मेरी मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट थी कि आए 15-20 दिन में कोर्ट पेशी होती थी। तो जिस दिन मेरी पेशी होती थी उस दिन पहले मुझे नींद ही नहीं आती थी पूरी रात भर कि कल पेशी है। फिर मैं पेशी पे जाती थी वहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड की जब मैं शक्ल वग़ैरह देखती थी तब मेरे को इतना लगता था यार, क्या वादे किए थे, क्या बोला था कि हम तेरे सपने पूरे करेंगे, तेरे को हम पढ़ाएँगे, हम लिखाएँगे, हम नौकरी लगाएँगे, हम हॉस्पिटल खुलाएँगे, और आज देखो कहाँ लाके खड़े कर दिया कि मेरे को आज यहाँ आके कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे। मेरे साथ वाले आज लाइब्रेरी में बैठ के ऑफ़लाइन क्लासें ले रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और मैं कहाँ चक्कर लगा रही। तो मुझे बहुत दुःख भी होता था, जैसे मैं अपने हस्बैंड का वहाँ चेहरा देखती थी तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, क्यों मेरी लाइफ़ ख़राब करी? कि मतलब अगर आपको 5 बजे खाना बनाने वाली चाहिए तो वैसे ही ले आते हैं ना, लड़कियों की कमी थोड़ी थी। बट अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर जिस दिन वापस आती थी उस दिन भी नींद नहीं आती थी। तो जब भी मेरी पेशी होती थी तो वो मेरे 3 दिन जाते ही जाते थे। और मतलब पहले तो इतना टेंशन होती थी कि मैं नींद नहीं आती तो नींद की गोलियाँ तक लेने लग गई। फिर धीरे करके फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा इस तरह से तो फिर अपना क्लियर होगा नहीं यूपीएससी, और अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो आज जो कंडीशन है इससे भी बेहतर कंडीशन हो जाएगी। फिर जो आज मेरे मम्मी-पापा के ऊपर जो ये लांछन लगा रहे हैं, उनको मेरे को जवाब देने का कुछ भी नहीं मिलेगा, और मेरा बच्चा है इसका क्या होगा? ये कैसे करेगा? तो फिर मैंने रात-दिन एक करके, कैसे भी करके मैंने पढ़ाई करी। उसी के ड्यूरेशन में मेरी एग्ज़ाम की डेट आ गई थी 24 दिसंबर 2024 को। वही हमारा सबसे मेन एग्ज़ाम होता है, उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनती है और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू में सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज़ में होते हैं कि प्री तो सिर्फ़ उनका कट ऑफ होता है, पासिंग मार्क्स होते हैं। उसके लिए फिर मेंस एग्ज़ाम होता है और मेंस एग्ज़ाम के बाद में इंटरव्यू कॉल आता है। बट हमारे लिए डॉक्टर फील्ड में मेडिकल ऑफ़िसर के लिए सबसे मेन एग्ज़ाम ही यही होता है, और इसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है और इसी के अकॉर्डिंग फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट होते हैं, और ये मार्क्स भी वहाँ काउंट होते हैं, और इसका रेशो रहता है 75% का, और फिर जो इंटरव्यू होता है वो 25% का होता है, और फिर ऑल ओवर दोनों काउंट होके फिर मेरिट लिस्ट बनती है। मैं 23 दिसंबर को ही चली गई थी एग्ज़ाम देने, और 24 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम का जो लेवल था वो बहुत ही हाई लेवल का था। उसमें पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पे था और बहुत लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो एक बार तो मुझे पेपर देखते ही लगा कि क्या होगा? फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा सपना है तो मुझे करना है। तो मैंने फटाफट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बहुत साइलेंटली उसको फिल किया और ध्यान दिया कि नहीं, बस यही मेरा सब कुछ है। तो फिर मैंने किया, तो फिर ऐसे था कि अब बहुत टफ पेपर था, तो अब पता नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे था। बट फिर भी मेरे मतलब कलीग्स वगैरह थे तो सबको पता था कि तेरे तो भले 100 में से 100 मार्क्स आ जाए तब भी तू तो अपने मुँह से यही बोलेगी कि मेरा तो ठीक हुआ। बट हमें पता है कि तेरा हो जाएगा। जब फिर रिज़ल्ट आया तो फिर फाइनली मेरा हो गया था। अब आगे इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, तो जैसे भी मेरे को गाइडेंस मिलता रहा, जैसे मैंने यूट्यूब वगैरह से सब लोगों से गाइडेंस लिया, तो जैसे-जैसे लोग मुझे बताते गए टीचर्स लोग, तो वैसे-वैसे मैं करती गई, और फिर फाइनली इंटरव्यू वाला दिन आ गया था। तो उस दिन मुझे इंटरव्यू देने जाना था, तो वो दिल्ली इंटरव्यू था। वहाँ मैं गई थी, तो मेरे को कॉन्फिडेंस तो था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रखी थी, और ये था कि पहले भी मैं इंटरव्यू दे चुकी थी, तो उसका मेरे को थोड़ा-सा था भी सही कि कैसे क्या होगा वहाँ पे, किस तरह से मतलब वहाँ पे अपन को जवाब देना, वो सारी चीज़ें मुझे एग्ज़ैक्ट पता थी पहले। बट पिछली बार मैंने इंटरव्यू पे इतना फ़ोकस नहीं करा था, कि पिछले टाइम पे मैं जैसे नॉर्मल सूट पहन के चली गई, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस का भी वहाँ पे बहुत
होता है, इम्पोर्टेंस होता है कि आप मतलब सूट पहनते हो तो इसमें एज़ ए पीजी स्कॉलर जैसे लगते हो, और जैसे ही थोड़ा-सा साड़ी पहनते हो तो एक ऑफ़िसर वाली फीलिंग आती है। तो उस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप एंट्री कैसे कर रहे हो, वहाँ पे उनके जवाब कैसे दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही प्रिपेयर्ड कर रखी थी। तो मेरा इंटरव्यू उस दिन बहुत अच्छा हुआ था। उन्होंने मुझे सा जितने भी क्वेश्चन पूछे थे, उन सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे आ रहे थे, और जब मैं बाहर निकली इंटरव्यू देके तो मैं बहुत खुश थी। तो मेरी भाभी और मेरे जो एक दूसरे भैया थे, उन वो भाभी भैया वो सब थे, और बाहर मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे। तो मेरे चेहरे पे वो खुशी दिख ही रही थी बाहर से। तो मेरे को ऐसा इतना जल्दी था कि मैं जाके उनसे मिलूँ, फटाफट से उनको बताऊँ कि मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था। तो मेरे वो चेहरे की खुशी देख के वो लोग समझ गए थे कि इसका तो अब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब आया रिज़ल्ट वाला दिन, तो जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन मैं जयपुर में जो गोविंद देव जी का मंदिर था, वहीं पे थी। तो मैंने फिर देखा था, नोटिफ़िकेशन देखा था, फिर मैंने लगा स्ट्रेस में तो थी बहुत ज़्यादा कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो वैसे करके मैंने वो पीडीएफ खोली, मैंने 10 तक देखा, 20 तक देखा, नाम ही नहीं था। मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा? फिर देखा तो ऑल ओवर 23 रैंक पे था। तो जैसे ही मैंने अपना नाम देखा ना, क्योंकि आजकल सुनीता नाम बहुत कॉमन है, तो मैंने सोचा क्या पता यार कोई और तो सुनीता नहीं है। तो फिर मैंने उसके आगे अपना नाम सुनीता जाट देखा और पूरा रोल नंबर भी चेक किया। फिर जैसे मुझे फाइनल हो गया तो फिर वैसे ही मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। तो भाई ने फ़ोन किया तो भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। तो भाई खुशी के मारे इतना खुश, बहुत ज़्यादा खुश, बोला कि फटाफट मुझे पीडीएफ भेज। मैंने उसको पीडीएफ भेजी। फिर मैं वहाँ थी, 5:30 बजे का टाइम था, तो भाई ने बोला कि तू फटाफट से आ जा, घर पे सेलिब्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद में मैं घर आई थी, तो घर पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सम्मान वगैरह हुआ, स्वागत वगैरह हुआ। मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, और जो इतने टाइम का जो स्ट्रगल था, जो पापा का सपना था, वो सारा पूरा हुआ। तो मैं यही कहती हूँ सारी बच्चों से कि पढ़ना है, एजुकेशन लेना है और स्ट्रगल करना है, जो कम्फर्ट ज़ोन है उससे बाहर आना है। क्योंकि जब तक आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आओगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे पास भी 2 रास्ते थे, या तो मैं पूरी ज़िंदगी भर घर में बैठ के एज़ ए हाउसवाइफ़ बन के रह जाऊँ, तो उस टाइम पे तो मेरे लिए वो बहुत कम्फर्ट ज़ोन था। क्योंकि अगर मैं बैठ जाती तो ना तो मुझे कुछ ताने सुनने पड़ते, ना मेरी मम्मी को, ना मेरे पापा के ऊपर अंगुलियाँ उठती। बट मैंने स्ट्रगल को चुना। मैंने कहा नहीं, मेरे जो मम्मी-पापा ने मुझे इतना पढ़ाया, लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, उनका सपना मुझे पूरा करना है और समाज को एक मैसेज देना है कि लड़की क्या कर सकती है वो आप देखो। लड़की कुछ भी कर सकती है, अगर वो सोच ले ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। थैंक्स टू जोक स्टॉक, और मैं आपका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं जब भी डिप्रेशन में होती थी, तो मैं जोक स्टॉक के ही वीडियो देखती थी। मतलब ऐसे-ऐसे वीडियो मैंने उसमें देखे हुए हैं कि हम तो ठीक है आज इस पोज़ीशन पे है, ऐसी वहाँ पे लड़कियों के भी वीडियो देखे हैं जिनको खाना तक नहीं मिलता था। सुबह-शाम का खाना तक नहीं मिलता था, फिर भी उन लोगों ने पढ़ के बहुत बड़ा मतलब नाम रोशन किया है। तो मैं हर 1 या 2 दिन छूटता था तो मैं जोक स्टॉक का वीडियो देखती ही देखती थी, और उनको देख के मैं बहुत मोटिवेट होती थी। मैंने कहा भगवान ने मुझे तो बहुत कुछ दिया है, इनके पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी देखो ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं अरुणा सिंह का वीडियो भी वहाँ पे देखा था, काफ़ी सारे आईएएस ऑफ़िसर्स हैं, उनके सारे वीडियो भी मैं वहाँ देखती थी। तो जब भी मेरा थोड़ा-सा भी कॉन्फिडेंस लो होता था, कुछ भी होता था तो मैं देखती थी। मैंने एक वीडियो ऐसा भी देखा था कि उनको मतलब ऐसे-ऐसे ससुराल वाले लोग भी होते हैं, ऐसे कुछ भी होते हैं, खाने वगैरह का नहीं देते हैं, पहले कुछ बोलते हैं, फिर कुछ करते हैं, वैसे करके फिर भी उन्होंने हिम्मत करके पढ़ के अपन को यहाँ इस मुकाम पे हासिल किया। तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मुझे तो 2 टाइम का खाना मेरे घर पे मिल रहा है, मुझे तो मेरे मम्मी-पापा ने पढ़ा-लिखा के डॉक्टर बनाया, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? जब ये लोग कर सकते हैं, तो फिर मैं हमेशा देखती थी, और मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे, और सारे वीडियो मुझे इतने इंस्पायर करते थे कि मैंने कहा ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। और मैं सबसे कहती हूँ कि कोई भी कर सकता है, जो सोच सकता है वो कर सकता है। अगर आप सोच लो ना कि मुझे ये करना है तो आप करके रहोगे। और आप सब भी जब भी डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, तो एक बार जोक स्टॉक को वॉच करो, वहाँ पे जाके इतने अच्छे-अच्छे वीडियोज़ वहाँ पे डले हुए हैं, हर चीज़ के, मतलब किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड, चाहे यूपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे किसी अदर फ़ील्ड से रिलेटेड हो, वो सब आप देखो। उनको जब देखोगे ना, आप अगर 10 या 15 वीडियो भी देख लोगे ना, या कम से कम 5 भी देख लोगे, तो उससे भी आप मोटिवेशन आपको मिल जाएगा कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और बिल्कुल कर सकते हैं। जो सोच सकता है ना वो कर सकता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं।
सपने हर कोई देखता है, मैं, आप और शायद हम सब। लेकिन हर सपने की कीमत होती है, हर सपने के पीछे एक अनकहे संघर्ष होते हैं। वो शायद हर वो इंसान देखता है जो सपने देखता है। और ऐसे ही सपना देखा था राजस्थान से आने वाली डॉक्टर सुनीता जाट ने, जिन्होंने तमाम अनकहे संघर्षों का सामना किया और अपने सपने को पूरा किया। अक्सर लोग जिस मोड़ पर थक के हार जाते हैं, टूट जाते हैं, वहीं पे डॉक्टर सुनीता जाट ना थकी, ना हारी, ना टूटी। उन्होंने अपने संघर्ष को अपना चुनौती समझा और अपने सपने को पूरा किया। ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक रोशनी का काम कर रही है जो सपनों की अंधेरी दुनिया में अपनी मंजिल तलाश रहे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस कहानी को क्यूरेट डायरेक्ट मैंने किया है। मेरा नाम है सौम्या बाजपेयी। कैमरे के पीछे विशाल कपूर है। इस टॉक की एडिटिंग साजिद ने की है और इस टॉक को यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं राहुल। थैंक यू।